नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नेताजी की 119वीं जयंती पर 100 फाइलें सार्वजनिक, मौत से जुड़े राज हो सकते हैं बेपर्दा। परिजनों समेत राजनीतिक दलों ने किया स्वागत। राज्यसभा के उपसभापति ने अवरोध को बताया चुनौती, कहा संसद चलाना हुआ मुश्किल, बिना चर्चा के बिल पारित होने पर जताई चिंता। बुंदेलखंड के दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कहा संसद में उठाएंगे किसानों की बदहाली का मुद्दा, केंद्र सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप। गणतंत्र दिवस से पहले देश भर में आतंकियों की धरपकड़ जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर से पकड़े गए 5 आतंकी, मुंबई और औरंगाबाद में भी 2 संदिग्ध गिरफ्तार। और ऑस्ट्रेलिया से आखिरी वनडे में भारत की 6 विकेट से जीत, मनीष पांडे बने मैन ऑफ द मैच। सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का 4-1 से कब्जा। और आइए देखते हैं पहली खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े राज अब जल्द ही बेपर्दा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनके जीवन से जुड़ी 100 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ने के चलते वर्षों तक इन्हें गोपनीय रखा गया था। राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे के मुताबिक नेताजी के जीवन से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। डिजिटल रूप में ये फाइलें अब आम जनता और रिसर्च के लिए उपलब्ध हैं। नेताजी के परिजनों ने इस पर खुशी जाहिर की है। I mean, there are a lot of very important documents and papers as well as letters. चिट्ठी भी है, तो ये तो पढ़ने होगा, देखने होगा, और आई एम श्योर कुछ न कुछ हदिश मिल जाए। ये बहुत अच्छी बात है। ये आज की जो एनडीए सरकार आए है, ये पहला सरकार है जो सही इतिहास भारत के जनता के सामने ये लोग रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार जाकर इन फाइलों को देखा। इन्हें www.netajipapers.gov.in पर भी देखा जा सकता है। सरकार ने आजादी के इतिहास की जानकारी के लिहाज से इसे बड़ा कदम बताया। They told me that today is a historical day. They are all very happy. I said not only they, the entire country will be happy. Not only country, people living in Southeast Asian countries who are all aware of the contribution made by Subhash Chandra Bose, they'll be more than happy. Personally, I have been saying open also earlier, even before becoming a minister or becoming a MP, that has been long cherished dream to have the full truth known to the people. So people of India has got every right to know what exactly happened to Subhash Chandra Bose. नेताजी की मौत से जुड़े राज को जाहिर करने की पहल का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ विभिन्न दलों ने स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी के लिए वो नेताजी के नाम का भी दुरुपयोग करने में नहीं चूक रहे हैं। मेरा मानना है कि जो महापुरुष हैं उनके जीवन की कुछ बातें गोपनीय भी होती, और वो गोपनीयता उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के हिसाब से बनाए रखनी चाहिए। किसी प्रकाशन से उनके व्यक्तित्व पर चोट ना आए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी तक आधिकारिक रूप से यही कहा जाता है कि नेताजी की 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस मसले की जांच के लिए बनी जस्टिस M.K. मुखर्जी समिति हालांकि इससे सहमत नहीं थी, लेकिन फाइल से पता चलता है कि नेताजी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी 1964 तक उनकी पुत्री को सालाना 6,000 रुपए भेजती थी। नेताजी की फाइलों से गोपनीयता हटने के बाद इतिहास की गुत्थियां सुलझेंगी या उलझेंगी, यह तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि इतिहास का अध्ययन करने वाले लोगों को नई सामग्रियां मिली हैं, जिसका उपयोग राष्ट्र की मजबूती के लिए किया जाना चाहिए, राजनीतिक टकराव को जन्म देने के लिए नहीं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और नेताजी की इन्हीं गोपनीय फाइलें जो कि अब सार्वजनिक हुई, इस पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ जेएनयू के हिस्टोरियन
डॉक्टर राकेश बड़ब्याल साहब हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अगर इतिहासकार की नज़र से आपसे जानना चाहूँ कि जो फाइलें सार्वजनिक हुई हैं वो भी नेताजी से जुड़ी हुई, एक इतिहासकार की नज़र में इनका जो है अब क्या मैं कहूँ कि रोल आपको दिखता है? इससे किस तरीके का संदेश या फिर संकेत या फिर एक आम जन के लिहाज से क्या आपको लगता है? देखिए, आम जनता जो है वो हिस्टोरियन नहीं होती है। हिस्टोरियन जो है आम जनता के लिए कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं। देखिए, हिस्टोरियन का जो काम होता है बड़ा ही नीरस और बड़ा ही अकेला वाला काम होता है। वो आर्काइव्स में बैठते हैं, सालों बैठते हैं। एक पीएचडी कम से कम 5-6 साल में लिखी जाती है और वो 5-6 साल में 4 साल वो अकेले फाइल्स देखते रहते हैं। अब सारी जनता को हिस्टोरियन बनाने की जो पहल हुई है कि दस्तावेज को सार्वजनिक कर दिया जाए, ये मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में एक नई प्रथा है, ईस्टर्न यूरोप से शुरू हुई है कि सारे गोपनीय चीजें बाहर आनी चाहिए। ये एक तरह से एक राजनीतिकरण है फाइलों का। उसमें दिक्कत ये हो रही है, तो एक तरह से जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारे पास है ही है, हम तो राइट टू इन्फॉर्मेशन सवाल फाइल्स मंगा ही ले रहे थे। अब दोबारा ये जो सेलेक्टिव 100 पेपर्स, 64 पेपर्स, 4 पेपर्स, इससे हिस्टोरियंस की समस्या बढ़ जा रही है, क्योंकि जनता अब वो 100 फाइल्स से एक नया इतिहास रचेगी, जबकि एक इतिहासकार एक ही फाइल से नहीं, वो नेताजी की फाइल देखने के समय वो नेहरू की फाइल्स भी पढ़ती है, पटेल की फाइल्स भी पढ़ती है, गांधी की फाइल्स भी पढ़ती है, किताबें पढ़ते हैं, लार्जर जनरलाइजेशंस करते हैं, हिस्टोरियोग्राफी कैसी होती है, ये सारी चीज़ों को बुलाकर वो इतिहास लिखते हैं। अब इस तरह की जो सेलेक्टिव, जैसे एक एरोगेंस के साथ कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही हिस्ट्री अब आ गई। सही हिस्ट्री और गलत हिस्ट्री नहीं होती। हिस्ट्री अच्छी हिस्ट्री होती है, बुरी हिस्ट्री होती है। अब हमें देखना ये पड़ेगा। इतिहासकार के लिए अब दिक्कत ये हो जाएगी, ये समस्या नहीं, मेरे ख्याल से चैलेंज भी होगा कि इन 100 और बहुत अच्छी पहल है, डिजिटाइज करके लोगों के सामने ले। हमारी इतिहासकारों की बहुत दिनों से डिमांड है, जैसे नेहरू फाइल्स को ओपन करने की डिमांड थी, इंदिरा गांधी के फाइल्स को ओपन करने की डिमांड्स हैं, जो 30 साल का जो एक रिकॉर्ड पीरियड होता है वो ओपन करने, इमरजेंसी फाइल्स को ओपन करने की। इतिहासकार जो अच्छे इतिहासकार वो फाइल्स तो चाहते ही हैं ओपन, बट साथ में अच्छी इतिहास की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि इन फाइलों के सामने आ जाने के बाद मैं कहूँ कि हर आदमी उन्हीं 100 फाइलों के लिहाज से एक अपनी नज़र में एक अलग इतिहास बताना शुरू कर देगा, ये वाकई आपको लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, या फिर एक गलत दिशा में हम आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, या फिर एक जो सरकार की, मुझे लगता है, मैं नहीं कह सकता हूँ मैं सही हूँ, क्या सरकार की मंशा ये है कि जो सब कुछ है, जो कुछ सिर्फ इतिहासकार पढ़ रहे थे वो पूरी जनता पढ़े? नहीं, सरकार की मंशा कभी अच्छी होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य जुटाएं, लेकिन सरकार जो स्टेट होता है, स्टेट की अपनी भी एक कंडीशंस होती है। स्टेट चलाने की बहुत सारी जद्दोजहद होती है और स्टेट चलाने के लिए बहुत सारे दूसरे काम करने पड़ते हैं। जैसा कि आज भी अगर आप इंटेलिजेंस आर्काइव्स, इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स देखें तो बहुत सारे जो अभी के नेता हैं उनकी भी फाइल्स होती हैं, इंक्लूडिंग आज के प्रधानमंत्री की भी फाइल होगी इंटेलिजेंस के पास। ना अब कब खोलना है, कैसे खोलना है, किन फाइलों को खोलना है, वो स्टेट के एक पूरी दुनिया में यूएन की है, एकेडमिक बॉडीज की एक डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो मेरे ख्याल से सही माना गया है कि 30 साल तक एक नेता, राजनेता जो होता है वो अपनी राजनीति जिंदगी जी लेता है, फिर भी वो डिक्लासिफाइड नहीं होते हैं। जैसे कम्युनिस्टों के खिलाफ बहुत बड़ी लंबी फाइल होगी, अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, क्योंकि अंग्रेजों के समय कम्युनिस्ट कभी कभी गद्दार बोले गए, कभी कभी कुछ और लोग गद्दार बोले गए। अब जैसे नेताजी वॉर क्रिमिनल थे एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नेहरू ने उनको बचाने के लिए वो वकील का चोगा पहन के रेड फोर्ट में गए कि नहीं, वो वॉर क्रिमिनल नहीं है ना। जनता को ये फाइल्स नहीं मिलती क्योंकि ये दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इन द सेंस कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। नेहरू जो ट्रायल में गए, नेताजी के लिए फाइट करने गए, उनको वॉर क्रिमिनल के तमगे से बचाने के लिए गए, ये किसी लेटर में नहीं होगा। ये इतिहासकार बताता है कॉन्टेक्स्ट। बिना कॉन्टेक्स्ट के जनता को अगर आप डॉक्यूमेंट्स दे दे, जनता को कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए हिस्टोरियंस भी देने पड़ेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से सरकार को सेकंड जो स्टेप है कि इतिहासकारों को अच्छे अधिकतर यूनिवर्सिटीज में कम से कम इतिहास के प्रोफेसर अपॉइंट करें। लेकिन क्या मैं एक चिंता जो आपकी है वो अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ राकेश जी, की इन 100 फाइलों के जरिए जो इसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरी चीज़ें हुई हैं, अगर वो सामने नहीं आती हैं या फिर एक आम जन को बताई नहीं जाती हैं, तो शायद जो एक असल चीज़ थी, जो एक सच था, उस सच
का अधूरापन उसे कहीं दूसरी जगह खड़ा कर देगा। सही, आप सही बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली सही बोल रहे हैं। जैसे ये जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होती है ईस्टर्न यूरोप में बहुत ज़बरदस्त हुई है। पोलिश पार्लियामेंट ने तो एक इंस्टीट्यूट ही बना दिया, IPN कहते हैं, नेशनल रिमेम्बरेंस। उसमें सारी तरह के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर, उन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन अब उस डॉक्यूमेंट्स की वजह से वहाँ लेफ्ट राइट का एक पोलराइजेशन हो गया है। हमारे यहाँ अभी भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट जो नए डॉक्यूमेंट्स जा नहीं पा रहे हैं। अब जो रही बात कॉन्टेक्स्ट की, जैसे सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट जो मुझे आज बड़ा दुख हो रहा था, नेताजी के बहुत सारे फैमिली, नेताजी के परिवार में एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, वो पूर्ण रूप से साइडलाइन हो गया। सुगता बासु जो है और हार्वर्ड में हिस्ट्री का प्रोफेसर रहा है, उसने बंगाल के पॉलिटिक्स पे उसकी थीसिस है, अग्रेरियन बंगाल 1930s की, वन ऑफ द बेस्ट थीसिस है, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं नहीं दिख रही है। जबकि वो बहुत दिन से नेताजी के नाम पर नेताजी रिसर्च ब्यूरो है, नेताजी इंस्टीट्यूट कलकत्ता में है, ये सारी चीज़ें कहीं नहीं आ रही है। वो एक कॉन्टेक्स्ट देते थे। आज भी जो मेजर कॉन्टेक्स्ट ये है नेताजी के डेथ का और उसके ठीक पहले का और उसके बाद का, कि नेताजी को ब्रिटिश स्टेट ने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया। नेताजी ने नाजी जर्मनी और मिलिट्रीज जापान इनके साथ कोलैबोरेट किया। अगर हम नेशनल मूवमेंट नहीं होता, नेशनल मूवमेंट नेहरू गांधी ये लोग नहीं होते, अगर लीडरशिप नहीं होती, तो नेताजी बहुत सारे अफ्रीकन नेताओं के जैसे वॉर क्रिमिनल करार दिए जाते। लेकिन हमारे नेशनल मूवमेंट ने नेताजी को अपनाया। उन्होंने कहा ये हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए उन्होंने आज़ाद सरकार बनाई है। इसीलिए अगर कहीं पर लिख दिया गया है वॉर क्रिमिनल, वो टेक्निकल टर्म है, लेकिन हम लोगों ने माना नहीं कि वो नेशनल लीडर रहे। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो इतिहासकार बताएगा और बहुत अहम है कि किताब की कुछ चुनिंदा लाइनों या फिर कुछ चुनिंदा फ्रेज को अगर सामने पढ़ने के बाद आप समझें कि किताब के मर्म को आप समझ रहे हैं, तो शायद ये एक बड़ी गलती या चूक हो सकती है, जो कि राकेश जी के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, वक्त की कमी है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तकनीकी पहलुओं को बहुत विस्तार सामने रखा। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। लेकिन उनका तो ये कहना है कि हमने कोई भी दखल नहीं दिया। स्मृति ईरानी, दत्तात्रेय जी और विद्यार्थी परिषद तीनों एक ही माइंडसेट के संगठन हैं, व्यक्ति हैं और विचार हैं। कि वहाँ पर जंगलराज की वापसी हो गई है। गिव द बैड नेम टू द एनिमी एंड देन किल। लालू जी और हमारा जो गठबंधन है उसने भारतीय जनता पार्टी को नीचे तक हिला दिया। आप जब अपनी राय थोपना चाहते हो, असहिष्णु होना चाहते हो, तब आपको उच्च सदन बुरा लगता है। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने संसद में बढ़ते अवरोध पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस अवरोध के चलते न सिर्फ बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा अटक जाती है, बल्कि कई अहम विधेयक भी पारित नहीं हो पा रहे। उन्होंने बिना चर्चा के बिल पारित करने की भी परंपरा को गलत करार दिया। उन्होंने कहा है कि संसद और विधानसभा में न्यूनतम बैठकों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में भी संशोधन होना चाहिए। गांधीनगर में आज संपन्न पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसदीय समितियों को भी मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। सम्मेलन में शिरकत कर रहे पीजे कुरियन ने यह खास बातचीत की। उनसे हमारे सहयोगी संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने। सर कि इस समय सबसे मेजर चैलेंज क्या है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? The major challenge we are facing is the disruption of the proceedings of the House, because due to some reason or other, justifiable or otherwise, members come to the well and disrupt, and we are not able to run the House. And for 1 or 2 days, maybe it can be accepted, understandable. But for a number of days, the disruption is continuing. This has to be stopped, because of disruption, the Parliament is not able to perform its functions. See, government is not held accountable. Bills are passed sometimes without discussion. And of course, in the Rajya Sabha, Honorable Chairman has not permitted passing the bill in the din. Therefore, some of the bills are there held.
कामकाज के दिन घट रहे हैं। स्टेट्स में तो बहुत खराब हालत है। तो क्या सर इसके लिए जो है जब छोटे असेंबलीज में 60 डेज और बड़े असेंबलीज में 90 डेज या लोकसभा राज्यसभा में 120 डेज, इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत है आपके हिसाब से? There should be an amendment to the constitution by which the parliament should meet at least 120 days and assemblies, say legislatures of major states can sit up to 60 days and smaller states may sit between 30 and 40 or 45 days. Such an amendment is needed in my view. हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर विरोध जारी है। रोहित की मां ने इसे आत्महत्या के बजाय हत्या करार दिया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने विश्वविद्यालय का दौरा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री को दुख जताने की बजाय इस मामले में दखल देकर रोहित को न्याय दिलाना चाहिए। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले पर विरोध बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस मामले पर दुख जताने के बाद शनिवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। फैक्ट फाइंडिंग्स कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें थोड़ी कमी निश्चित रूप से थी, ऐसा कहा गया है। तो उसके आधार पर आगे इंक्वायरी के लिए कमीशन बना है। कमीशन अपना काम करेगा, 3 महीना में उनको रिपोर्ट देना है। उसके बाद जो भी स्टेप लेना होगा मंत्रालय लेगा, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। लेकिन इस बीच रोहित के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहित वेमुला के मामले में सरकार से इंसाफ की मांग की है। रोहित की मां ने आत्महत्या के पीछे साजिश की भी आशंका जाहिर की है। వాడి చావు కారణం ఏంటి? మీరు చంపారా లేకపోతే పిల్లోడు చచ్చిపోయాడా? తప్పకుండా శిక్ష పడాలి, వాళ్ళు ఇప్పుడు అరెస్ట్ అవ్వాలి। हालांकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के दुख जताए जाने को नाकाफी बताते हुए इस मामले में उनके सीधे दखल की मांग की है। Beyond words, I would request the Prime Minister to act because the nation has seen a lot of injustice being done to students, whether it was in Chennai, Pune or now in Hyderabad. रोहित वेमुला की मौत के मामले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है। मुरादाबाद में रोहित को न्याय दिलाने का यह तरीका इसी की बानगी है। देश के कई और राज्यों में भी छात्र संगठनों के साथ राजनीतिक दलों ने इस मामले पर आवाज उठाई है। विपक्ष इस मामले में केंद्रीय मंत्रियों के साथ विश्वविद्यालय के वीसी के इस्तीफे की मांग पर कायम है। रोहित ने बीते रविवार को हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की दुर्दशा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आज बुंदेलखंड के महोबा में सूखा पीड़ित किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्या को संसद में उठाने का वादा किया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुंदेलखंड का दौरा कर किसानों की दयनीय हालत भी देखनी चाहिए। बुंदेलखंड में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान पदयात्रा महोबा जिले के सूपा गांव से शुरू हुई। करीब 7 किलोमीटर की यात्रा में उन्होंने महिलाओं और किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। बाद में एक रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री जी, बुंदेलखंड भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। ये जो सूखे खेत हैं, ये भी हिंदुस्तान के एक हिस्सा है। आप यहाँ आइए, अपनी आंखों से देखिए यहाँ क्या हो रहा है और थोड़ी सी मदद आप बुंदेलखंड की भी कर दीजिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से होने वाले फायदे का एक हिस्सा बुंदेलखंड पर भी खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार यूपीए की नीतियों को लागू करती तो इस इलाके से विस्थापन नहीं होता। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ बुंदेलखंड के किसान के बारे में, बाकी हिंदुस्तान के किसान के बारे में मैं लोकसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा कि हिंदुस्तान के किसान के साथ, हिंदुस्तान के मजदूर के साथ किस प्रकार से ये सरकार बर्ताव कर रही है। बुंदेलखंड के 13 जिलों की आबादी करीब 2 करोड़ है। ये देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। यहाँ पिछले 3 साल से लगातार सूखा पड़ा है। सिंचाई की पक्की व्यवस्था नहीं होने की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू विधायक सरफराज आलम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन पर एक दंपति ने डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 17 जनवरी को बदसलूकी का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था। सरफराज आलम पर छेड़खानी के अलावा बिना टिकट यात्रा करने का भी आरोप है। पहले से ही
हम लोगों का स्टैंड रहा है और इसी के ऊपर पार्टी चलती रही और सरफराज आलम जी के ऊपर भी एक्शन होगा और उनको सस्पेंड किया जाएगा। ये फैसला हुआ, ये फैसला लिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कि सरफराज जी को सस्पेंड किया जाएगा उनके आचरण के चलते, उनके व्यवहार के चलते। केरल के आबकारी मंत्री के बाबू ने मुख्यमंत्री ओमान चांडी को आज इस्तीफा सौंप दिया। के बाबू पर 50 लाख रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप था। इस मामले में विसल ब्लोअर बीजू रमेश की शिकायत के बाद त्रिशूर की अदालत ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश सुनाया था। बीजू रमेश ने आरोप लगाया था कि बार के परमिट के लिए के बाबू को 50 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। जम्मू कश्मीर से हरकतुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। उधर महाराष्ट्र से आज 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सोपोर से आतंकी संगठन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग गणतंत्र दिवस के दौरान हमले की साजिश रच रहे थे। आज सोपोर पुलिस ने और हमारी जो आरआर यूनिट्स हैं यहाँ पे जो 52 आरआर, जब कल उन्होंने जैसे ही हमारा जो जनरल अलर्ट है वो चल रहा था तो जो पुलिस को एक टिप ऑफ मिला तो जब हमने जो इसके ऊपर कार्रवाई की तो इसमें इस जो मिलिटेंट है इसको पकड़ा है, इसके कुछ साथियों को भी पकड़ा है। उधर शनिवार को मुंबई और औरंगाबाद से 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आईएस के प्रति हमदर्दी रखने का आरोप है। पुलिस ने इन्हें पूछताछ के लिए एनआईए को सौंप दिया है। वहीं शुक्रवार को गिरफ्तार 13 संदिग्धों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है। ट्रांजिट वारंट पे जो है दिल्ली लेके गए। कोर्ट ये डायरेक्शन दिया कि जो है विद इन 3 डेज जो है उनको जो है पटियाला हाउस कोर्ट न्यू दिल्ली एनआईए स्पेशल कोर्ट में प्रोड्यूस करने का जो है डायरेक्शन दिया। एनआईए के मुताबिक संदिग्धों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है। संदिग्धों के विदेशी आतंकी संगठनों से संबंध की आशंका भी पुलिस जता रही है। पीटीआई के मुताबिक ये लोग जनूद उल खलीफा हिंद समूह के सदस्य हैं और इनकी विचारधारा आईएस से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि व्यापार के लिए बेहतर वातावरण बनाने का काम जारी है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उन्होंने कहा कि विपक्ष के विरोध के बावजूद जीएसटी बिल को जल्द ही संसद की मंजूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि लगातार 2 साल से पड़ रहे सूखे ने गांवों में मांग घटा दी है और इसका असर विकास दर कम होने के तौर पर सामने आया है। उन्होंने निर्यात में कमी को चिंता का सबब बताया और कहा कि इसे बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। We still have a very large section of population living in poverty, and therefore we need a high growth rate sustained over a long period of time. It's only then that we can get this segment out of poverty. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। मनीष पांडे के नाबाद 104 रन के चलते भारत को सीरीज में क्लीन स्वीप की हार से बचा लिया। 5वें मैच में हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। मनीष पांडे को अपने पहले वनडे में शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और सीरीज में सबसे ज्यादा 441 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। वनडे सीरीज में हार के बाद अब T20 सीरीज से उम्मीदें हैं। 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जनवरी को ओवल में होगा। पहाड़ों पर जमा ठंड जो है इस वक्त खासी अधिक है तो उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर से लोग बेहाल हैं। ठंड ने सामान्य जनजीवन को रोक दिया है। नागपुर 5 दशक में सबसे ठंडा शहर रहा है तो घने कोहरे का असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी अब ज्यादा पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में शीतलहर। जितना पारा गिर रहा है उतना ही लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी से तापमान गिरकर 0 से नीचे पहुंच गया। घाटी में ठंड से बचने के लिए लोग पारंपरिक कांगड़ी के साथ ही रूम हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि जो आज के लिए लेटेस्ट आइटम्स हमारे पास जो आए हैं इलेक्ट्रिक पे, तो उसी से वो गुजारा करके अपने रूम्स, अपने घरों को गर्म करते हैं। मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
दिल्ली में सुबह का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में गिरते पारे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। नागपुर में 5 दशक का सबसे ठंडा दिन रहा। यहाँ तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। में बहुत ठंड हो रही है, इतना कोहरा हो गया है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बस जब आग ताप के बस ठंड को दूर भगा रहे हैं, न बारिश हो रही है न कुछ, इतना कोहरा हो जा रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस सिर्फ ठंड में बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जा रही है। कोहरे से सड़क और रेल यातायात पर खासा असर पड़ा। 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया तो 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली। फिलहाल लोगों को ठंड से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात अमेरिका की, जहां पर बर्फीले तूफान ने पूरे अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया है और उससे 5 करोड़ लोग अब तक प्रभावित बताए जाते हैं। तूफान से अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है और कई राज्यों में इसके चलते आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। हजारों उड़ानें तूफान की वजह से रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान को 100 साल के इतिहास में सबसे ताकतवर तूफान माना जा रहा है। इसकी चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई है। तूफान ने राजधानी वॉशिंगटन समेत देश के पूर्वी तट के ज्यादातर हिस्सों को प्रभावित किया है। टेनेसी, उत्तरी कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वानिया, कोलंबिया और अन्य राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। This storm will be deadly. We need people off the streets. So if you expect to see your street to be plowed during the day on Saturday or going through Saturday evening, it's not going to happen. We are anticipating 2 to 2.5 feet of snow over a 36-hour period with some parts of the District of Columbia on that upper end. The snow we anticipate is wet and heavy, which means we can expect to see down trees and power lines. सरकारी स्कूलों और दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। तूफान ने यातायात को भी खासा प्रभावित किया है। एक तरफ जहां मेट्रो रेल बंद हैं, वहीं 5000 से ज्यादा फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया। तूफान की वजह से लाखों घरों में बिजली नहीं है, जिससे लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ज्यादा खरीदारी की वजह से सुपर बाजारों में खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं। We're just trying to make some food that'll last like 3 or 4 days, like spaghetti and stuff like that. But the grocery stores are extremely empty. फिलहाल अमेरिका को इस तूफान से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक 30 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती के मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रांची में देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया। तिरंगे को पहाड़ी मंदिर पर 293 फीट लंबे पोल पर फहराया गया। इस झंडे की लंबाई 66 फीट और चौड़ाई 99 फीट है। केरल विधानसभा के पूर्व सभापति और कांग्रेस नेता AC जोस का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 79 साल के जोस को सीने में दर्द की वजह से सुबह निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जोस ने केरल छात्र संघ के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1982 में उन्हें केरल विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था। बम की अफवाह के बाद भुवनेश्वर से मुंबई की ओर जा रहे विमान की नागपुर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी। एक फोन पर विमान में बम होने की धमकी दी गई थी। विमान में उस समय करीब 150 यात्री सवार थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शनिवार को एक मालगाड़ी की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे कोबरा चंपा रूट पर रेल यातायात बाधित रहा। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मेघालय में भारी बारिश के चलते सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोग प्रशासन पर सड़क के रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर बहरीन पहुंच गई हैं। यहां वो भारत अरब लीग के सहयोग फोरम की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगी। दौरे के दौरान विदेश मंत्री बहरीन में अपने समकक्ष खालिद बिन अहमद अल खलीफा समेत अरब लीग देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कन्वेंशन स्टैंडिंग कमेटी के 3 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को शामिल किया है। ये कमेटी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए ऐलान करती है। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होना है। कनाडा के स्कूल के बाहर हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कनाडा में पिछले 25 सालों में ऐसा हमला हुआ है। चीन में लगातार बढ़ती ठंड से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारी बर्फबारी के चलते तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। गिरते पारे ने चीन के समुद्रों को भी जमा दिया है। अमेरिका विवादित दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत और वियतनाम से हस्तक्षेप के लिए नहीं कहेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा है कि अमेरिका भारत और वियतनाम से अच्छे संबंध तो चाहता है, लेकिन इस विवाद में अपना पक्ष लेने के लिए नहीं कहेगा।